शहर की भागदौड़ से दूर गुलमोहर सोसाइटी के फ्लैट नंबर 402 में सुबह की पहली किरण ने दस्तक दी थी। अलार्म बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे, लेकिन सुधा की आंखें पथराई हुई छत को निहार रही थी। उसके लिए सुबह का मतलब सूरज का उगना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के एक नए चक्र का शुरू होना था। उसने करवट बदली तो बिस्तर की सिरवटों ने उसे याद दिलाया कि उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही अनसुलझी हो गई है। रसोई में पहुंचकर उसने सबसे पहले पानी उबलने के लिए रखा। केतली से निकलती भाप उसके चेहरे को छू रही थी। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां नीम के पेड़ पर एक गोरैया अपने पंख फड़फड़ा रही थी। सुधा ने एक गहरी ठंडी सांस भरी। तभी बेडरूम से अजय की भारी आवाज गूंजी, सुधा, मेरी नीली फाइल कहाँ रखी है? कल रात तो यहीं टेबल पर थी। सुधा ने चाय का कप मेज पर टिकाया और कमरे की ओर जाते हुए कहा, अजय, वो फाइल अलमारी के निचले दराज में है। आपने ही कल रात वहां रखी थी। अजय ने बिना सुधा की तरफ देखे फाइल निकाली और बुदबुदाया, पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे, चीजें रखकर भूल जाता हूँ। शायद आप थक जाते हैं, सुधा ने धीमी आवाज में कहा। उम्मीद थी कि अजय शायद उसका चेहरा देखेगा, लेकिन अजय अपनी घड़ी बांधने में व्यस्त था। उसने सरसरी तौर पर कहा, थकान तो सबको होती है सुधा, पर काम तो करना ही पड़ता है ना। वैसे आज नाश्ते में क्या है? जरा जल्दी करना, मीटिंग है मेरी। सुधा रसोई में लौट आई। कुछ देर बाद मेज पर नाश्ता सजा था। उसका 10 साल का बेटा राहुल भी तैयार होकर आ चुका था। घर में बर्तन और चम्मचों के टकराने की आवाजें तो थी, पर बातचीत का सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल ने टोस्ट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए चिढ़कर कहा, मम्मी, फिर से वही सैंडविच? आपको पता है ना मुझे ये पसंद नहीं। सुधा ने नम्रता से कहा, बेटा, आज दूध वाला देर से आया था तो पराठे बनाने का वक्त नहीं मिला। कल तुम्हारी पसंद का बना दूंगी। हमेशा यही होता है। राहुल ने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ भाग गया। अजय ने भी अपनी आखिरी घूंट चाय का भरा और उठते हुए बोला, हाँ सुधा, शाम को जरा घर ठीक कर लेना। मेरे कुछ ऑफिस के दोस्त और उनकी पत्नियां आ रही हैं। खाना थोड़ा अच्छा और वैरायटी वाला बनाना। सुधा के हाथ में पकड़ा हुआ गीला कपड़ा ठिठक गया। पर अजय, आज आज तो मैंने सोचा था कि मैं पास वाली आर्ट गैलरी जाऊंगी। आज वहां आखिरी दिन है और मेरा बहुत मन था। अजय ने दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी और थोड़ी झुंझलाहट थी। आर्ट गैलरी? सुधा, अब इन सब चीजों का क्या फायदा? घर पर मेहमान आ रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है या पेंटिंग्स देखना? थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। दरवाजा बंद हुआ। क्लिक। वह आवाज सुधा के दिल पर किसी पत्थर की तरह लगी। पूरे घर में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सुधा ने खाली कप उठाए और सिंक में रख दिए। पानी की धार तेज की, जैसे वो अपने मन के शोर को उस आवाज में दबा देना चाहती हो। तभी अलमारी की सफाई करते वक्त उसकी नजर एक पुराने ट्रंक पर पड़ी। उसने उसे खोला तो नीचे दबी हुई एक पुरानी डायरी मिली। उसके कवर पर धूल की एक मोटी परत जमी थी। सुधा ने उसे फूंक मारकर साफ किया। पन्ने पलटे तो उसमें से एक सूखा हुआ पीला गुलाब गिरा और उसके साथ एक छोटी सी पर्ची, जिस पर लिखा था, सुधा, तुम्हारी कुची में जादू है, इसे कभी रुकने मत देना। ये उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने लिखा था। सुधा की उंगलियां उस लिखावट पर कांपने लगी। जादू? वह खुद से फुसफुसाई। जादू तो अब सिर्फ रसोई के मसालों में बचा है। उसने आईने के सामने जाकर खुद को देखा। बिखरे बाल, थकी हुई आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी। उसने अपनी उंगली से आईने पर जमी धुंध को साफ किया और खुद की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम सच में बस यही हो? एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और एक मरी हुई कलाकार। रात को जब मेहमान आए तो घर हंसी मजाक से गूंज रहा था। सुधा ट्रे में स्नैक्स लेकर आई। मिसेज खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह सुधा जी, आपके हाथ के कबाबों का तो कोई जवाब नहीं। अजय वाकई बहुत खुशनसीब है। अजय ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सुधा ने तो घर को स्वर्ग बना रखा है, इसलिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुधा बस मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान के पीछे एक जहरीली खामोशी थी। उसे लग रहा था जैसे वह एक सजी धजी गुड़िया है, जिसे सिर्फ तारीफें सुनने के लिए मेज पर रखा गया है। जब सब चले गए तो घर फिर से शांत हो गया। सुधा बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया था, कल सूरज निकलने से पहले मैं अपने रंगों को ढूंढूंगी, चाहे इसके लिए मुझे ये सन्नाटा ही क्यों ना तोड़ना पड़े। उसने डायरी उठाई और उसके आखिरी खाली पन्ने पर कोयले के एक टुकड़े से एक गहरी लकीर खींची। यह उसकी पहली अनकही शिकायत थी। अगली सुबह जब अलार्म बजा तो सुधा ने उसे बंद नहीं किया। वह बजता रहा। अजय ने नींद में कुनकुनाते हुए चादर चेहरे पर खींच ली और झुंझलाकर बोला, सुधा, ये शोर बंद करो। क्या सो रही हो अभी तक? सुधा बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे पूरी रात उसने जागकर काटी हो। उसने बिना कुछ बोले अलार्म बंद किया
और चुपचाप उठकर बाहर चली गई। लेकिन आज रसोई में बर्तनों की वो जानी पहचानी खनक नहीं थी। आज न चाय की महक थी, न टोस्टर के बजने की आवाज। अजय 10 मिनट बाद जब रसोई के दरवाजे पर आया तो उसने देखा कि सुधा बस खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही है। स्टोव ठंडा पड़ा था। अजय ने हैरानी से पूछा, सुधा, आज चाय नहीं बनी? मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, देर हो रही है। सुधा ने धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठिठक थी। अजय, क्या आज आप चाय खुद बना सकते हैं? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। अजय के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उसने कोई नामुमकिन बात सुन ली हो। मैं? पर पर मुझे तो पता भी नहीं कि अदरक कहाँ रखी है। और राहुल का दूध? सुधा, ये क्या मजाक है? थोड़ी सी थकान है तो दवा ले लो, पर काम तो रुक नहीं सकता ना। सुधा की आंखों में एक पल के लिए चमक आई और फिर बुझ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ी और केतली में पानी चढ़ा दिया। सुधा, अदरक उसी दराज में है जहाँ पिछले 10 साल से रखी है अजय। अजय, तुम आज चिढ़ क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। घर की व्यवस्था खराब होती है तो झुंझलाहट होती ही है। सुधा, धीमी आवाज में, व्यवस्था घर की खराब हो रही है या आपके आराम की? अजय ने सुना तो सही, पर अनसुना कर दिया। वह ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। राहुल भी किचन में आया और नाश्ता न पाकर मुंह फुलाने लगा। सुधा ने चुपचाप उसे कॉर्नफ्लेक्स दे दिए। वह देख रही थी कि कैसे उसके घर के लोग उसके बिना एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे। फिर भी उसके वजूद की कीमत सिर्फ एक सुविधा से ज्यादा कुछ नहीं थी। दोपहर को जब घर फिर से शांत हुआ, सुधा ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसने अपनी अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से से, जो सालों से नहीं खुला था, कुछ पुराने रंग और ब्रश निकाले। रंग सूख चुके थे, पत्थर की तरह सख्त। उसने उनमें थोड़ा पानी डाला, उन्हें सहलाया, जैसे किसी पुराने दोस्त को नींद से जगा रही हो। उसने एक सफेद कागज मेज पर बिछाया। जैसे उसने पहला ब्रश चलाया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे वह कोई अपराध कर रही हो। तभी उसकी सासू माँ, जो दूसरे कमरे में आराम कर रही थी, बाहर आई। उनकी नजर मेज पर फैले रंगों पर पड़ी। सासू माँ, ये क्या हो रहा है बहू? दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी? दाल अभी तक नहीं चढ़ाई तुमने। सुधा, माँ जी बस थोड़ी देर, मैं कर दूंगी। मैं जरा ये। सासू माँ, बात काटते हुए, ये क्या बचपना पाल लिया है इस उम्र में? बच्चे बड़े हो रहे हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू सारा दिन रंग पुताई करती है। सुधा, घर गृहस्थी में ये सब शोभा नहीं देता। जाओ, हाथ मुंह धोकर रसोई संभालो। सुधा ने ब्रश नीचे रख दिया। उसकी नीली रंग की एक बूंद सफेद कागज पर गिर गई थी, बिल्कुल एक आंसू की तरह। उसने सासू माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज उसकी आंखों में समर्पण नहीं, बल्कि एक सवाल था। शाम को अजय घर आया तो उसने देखा कि सुधा बालकनी में चुपचाप बैठी है। घर में अंधेरा था, सिर्फ एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब जल रहा था। अजय, ये घर में अंधेरा क्यों है और खाने की महक नहीं आ रही? सुधा, तुम कहाँ हो? सुधा, बालकनी से ही। मैं यहाँ हूँ, आज खाना नहीं बनाया मैंने। अजय, हैरानी और गुस्से में, क्या मतलब खाना नहीं बनाया? तो हम क्या खाएंगे? राहुल भूखा है, मुझे भी थकान हुई है। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कल से तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। सुधा, उठकर कमरे में आते हुए, अजीब मैं हूं या ये घर? अजय, आज मैंने पूरा दिन अपने उन रंगों के साथ बिताया जिन्हें मैंने आपके और इस घर के लिए दफना दिया था। मुझे आज पता चला कि मैं मरी नहीं थी, मैं बस गायब थी। अजय, ये फालतू की बातें मत करो। अगर तुम्हें पेंटिंग का इतना ही शौक है तो संडे को कर लिया करो, पर घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना कोई तरीका नहीं है। सुधा ने अजय की तरफ देखा। उसने देखा कि अजय को उसकी कला से कोई दिक्कत नहीं थी, उसे सिर्फ उस असुविधा से दिक्कत थी जो सुधा के अपने लिए वक्त निकालने से पैदा हो रही थी। उस रात सुधा ने खाना तो बनाया, पर उसने खुद कुछ नहीं खाया। उसने अपनी डायरी में उस नीली बूंद को एक बड़ा सा समंदर बना दिया। उसने तय कर लिया था कि अब वह इस समंदर में डूबेगी नहीं, बल्कि तैरकर किनारे तक पहुंचेगी। अगले दिन उसने शहर की उस पुरानी आर्ट एकेडमी में फोन किया, जहां वह कभी सीखा करती थी। सुधा, फोन पर, नमस्ते, क्या वहां अभी भी क्लासेस होती हैं? क्या कोई उम्र की सीमा है? नहीं जी, मैं कल आना चाहती हूँ। फोन रखते ही सुधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक बड़ा फैसला ले लिया था, जिसके बारे में उसने अजय को अभी तक नहीं बताया था। उसे पता था कि आने वाला कल एक बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। अगली सुबह सुधा के चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। उसने रोज की तरह नाश्ता बनाया, अजय की फाइलें मेज पर रखी और राहुल का टिफिन पैक किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर सुधा के भीतर सब कुछ बदल चुका था। जैसे ही अजय ऑफिस के लिए निकलने लगा, सुधा ने दरवाजे के पास जाकर उसे रोका। सुधा, अजय, आज शाम को मैं घर पर नहीं रहूंगी, मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो सकती है। अजय, जूते के फीते बांधते हुए,
क्यों, कहीं बाहर जा रही हो क्या? माँ जी के साथ मंदिर जाना है? सुधा, नहीं, मैं आर्ट अकेडमी जा रही हूँ। मैंने कल बात की थी, वो लोग अपनी गैलरी के लिए कुछ नए कलाकारों को ढूंढ रहे हैं। मैं वहां अपना पुराना पोर्टफोलियो दिखाने जा रही हूँ। अजय के हाथ रुक गए। उसने उठकर सुधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में यह विश्वास था। अजय, सुधा, कल भी हमने इस बारे में बात की थी। मुझे लगा तुम समझ गई होगी। ये कोई उम्र है बाहर जाकर धक्के खाने की? और लोग क्या सोचेंगे कि घर में कोई कमी है जो तुम बाहर काम ढूंढ रही हो? सुधा, स्थिर आवाज में, लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर मैंने आधी जिंदगी गुजार दी अजय। अब मैं ये सोचना चाहती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। मैं जा रही हूँ, खाना मैंने बनाकर रख दिया है। अजय कुछ और कहता, उससे पहले ही सुधा ने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। पीछे रह गया तो बस अजय का गुस्सा और सासू माँ की तीखी नजरें। आर्ट एकेडमी की सीढ़ियां चढ़ते वक्त सुधा के पैर कांप रहे थे। 10 साल हो गए थे उसे इस दुनिया से कटे हुए। जब वह अंदर पहुंची तो रंगों और थिनर की महक ने उसका स्वागत किया। उसे लगा जैसे वह अपनी रूह के पास वापस आ गई है। वहां के मैनेजर ने जब सुधा के पुराने काम को देखा तो वह दंग रह गए। मैनेजर, सुधा जी, आपका हाथ तो बहुत सधा हुआ है। इतनी बारीकी, आपने इतने सालों तक काम क्यों नहीं किया? सुधा, धुंधली मुस्कान के साथ, शायद घर के रंगों को मिलाने में मैं अपने रंगों की पहचान भूल गई थी। मैनेजर ने उसे अगले हफ्ते होने वाले एक छोटी सी प्रदर्शनी में हिस्सा लेने का न्योता दिया। सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही वह घर की दहलीज पर पहुंची, उसका स्वागत भारी सन्नाटे ने किया। रसोई में लाइट बंद थी। अजय और सासू माँ हॉल में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। राहुल अपने कमरे में था। सासू माँ, बड़ी जल्दी आ गई बहू। घर की मर्यादा और जिम्मेदारियां सड़क पर छोड़कर कैसा लगा? मोहल्ले की मिसेज शर्मा पूछ रही थी कि तुम्हारी बहू सज धज कर अकेले कहाँ जा रही थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सुधा, माँ जी, मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। मैं सिर्फ अपने उस हुनर को देखने गई थी जो इस घर की चारदीवारी में दम तोड़ रहा था। अजय चिल्लाकर, हुनर हुनर हुनर, बस यही रट लगा रखी है तुमने। क्या कमी दी है मैंने तुम्हें? अच्छा घर है, गाड़ी है, गहने हैं, फिर ये बाहर जाने की जिद क्यों? सुधा, आंखों में आंसू लेकर, अजय, आपने मुझे सब कुछ दिया पर मेरा हक छीन लिया। आपने मुझे एक रानी की तरह रखा, पर उस रानी के पास अपनी मर्जी का एक पल भी नहीं था। आपको मेरी पेंटिंग से दिक्कत नहीं है, आपको इस बात से डर लग रहा है कि अगर मैं आत्मनिर्भर हो गई तो आपकी चाय के कप का क्या होगा, आपकी फाइलों का क्या होगा? अजय सन रह गया। सुधा ने आज वो कड़वा सच कह दिया था जिसे वह खुद से भी छुपा रहा था। अजय, क्या? अगर तुम्हें यही सब करना है तो याद रखना सुधा, इस घर की शांति भंग होगी। मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। सुधा, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए अजय, बस आप विरोध मत कीजिए। मैं अपनी प्रदर्शनी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। अगले रविवार को मेरी पहली पेंटिंग लगेगी। सुधा अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। अजय ने बाहर से खाना मंगवाया, पर किसी ने भी स्वाद लेकर नहीं खाया। सुधा ने कमरे के अंदर बैठकर अपनी एक पुरानी अधूरी पेंटिंग निकाली। वह पेंटिंग एक बंद खिड़की की थी। उसने ब्रश उठाया और खिड़की के बाहर एक छोटा सा नीला आसमान बनाना शुरू किया। उसे पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रविवार आने में अभी 4 दिन बाकी थे और इन 4 दिनों में उसे न केवल रंगों से बल्कि अपने ही परिवार की उपेक्षा से भी लड़ना था। प्रदर्शनी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। घर का माहौल किसी ठंडे युद्ध जैसा हो गया था। अजय और सासू माँ ने सुधा से बात करना बंद कर दिया था। सुधा सुबह उठती, घर का सारा काम निपटाती और फिर अपने कमरे में बंद होकर रात रात भर पेंटिंग्स तैयार करती। उसकी उंगलियों में दर्द था, पर मन में एक अजीब सा सुकून। रविवार की सुबह आई। सुधा ने सिल्क की एक साधारण सी साड़ी पहनी और अपनी पेंटिंग्स को सहजने लगी। अजय अखबार पढ़ रहा था, पर उसकी नजरें बार बार सुधा की ओर जा रही थी। सुधा, अजय, आज दोपहर 3 बजे गैलरी में मेरी पेंटिंग्स का अनावरण है। क्या आप और राहुल आएंगे? अजय बिना देखे, मेरे पास बहुत काम है सुधा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वहां मेरी कोई जरूरत है। सुधा, जरूरत तो शायद नहीं है अजय, पर खुशी होती अगर आप होते। सुधा अकेले ही गैलरी के लिए निकल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गैलरी में चारों तरफ रोशनियां थी। बड़े बड़े लोग आए थे। सुधा की पेंटिंग्स को एक खास दीवार पर जगह मिली थी। उसकी मुख्य पेंटिंग, वही बंद खिड़की जिसके बाहर नीला आसमान था, सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। तभी गैलरी के मैनेजर उसके पास आए। मैनेजर, सुधा जी, मुबारक हो, आपकी 3 पेंटिंग्स अभी ही बिक गई हैं। लोग आपकी कला में छुपे उस दर्द और उम्मीद को महसूस कर पा रहे हैं। सुधा,
भावुक होकर। शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। शाम ढलने को थी, लोग आ रहे थे, तारीफें कर रहे थे, पर सुधा की नजरें बार बार गैलरी के मुख्य दरवाजे पर टिक जाती थी। उसे लग रहा था कि उसकी ये जीत तब तक अधूरी है जब तक उसके अपने उसे नहीं देख लेते। तभी भीड़ के बीच से उसे एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आता दिखा। वह राहुल था। उसके पीछे अजय खड़ा था, थोड़ा हिचकिचाता हुआ, और सासू माँ भी थी। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। राहुल दौड़कर सुधा से लिपट गया। राहुल, मम्मी, ये सब आपने बनाया है? ये तो बहुत सुंदर है। मेरे दोस्त कह रहे थे कि मेरी मम्मी एक बड़ी आर्टिस्ट है। सुधा, राहुल को चूमते हुए, हाँ बेटा। सासू माँ आगे आई और उन्होंने सुधा की उस पेंटिंग को देखा जिसमें एक औरत चूल्हे के धुएं के बीच एक सितारा देख रही थी। सासू माँ की आंखों में नमी थी। सासू माँ, बहू, मुझे माफ कर देना। मैं भूल गई थी कि एक औरत घर बनाते बनाते खुद को कितना पीछे छोड़ देती है। मैंने भी अपनी जवानी में सितार बजाना छोड़ दिया था। आज तुम्हें देखकर मुझे लगा कि मैंने गलत किया। अजय अभी भी थोड़ा पीछे खड़ा था। वह उस दीवार के सामने गया जहां सुधा का पोर्टफोलियो लगा था। उसने देखा कि सुधा ने एक ऐसी पेंटिंग भी बनाई थी जिसमें वह सोफे पर बैठा थका हुआ है और सुधा उसे चाय दे रही है। पर उस पेंटिंग का नाम था मेरा अधूरा संसार। अजय को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वह सुधा के पास आया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अजय, सुधा, मैं यहाँ तुम्हारी पेंटिंग्स देखने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपनी उस पत्नी को देखने आया हूँ जिसे मैंने सालों से नजरअंदाज किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी खुशी समझ लिया था। सुधा, अजय, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस चाहती थी कि आप मुझे मेरे नाम से भी जाने। अजय, आज से तुम सिर्फ इस घर की जरूरत नहीं, इस घर का गर्व भी हो। कल हम साथ मिलकर तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्टूडियो सेट करेंगे। गैलरी की तालियों की गूंज में सुधा को लगा जैसे आज उसका नया जन्म हुआ है। वह अब सिर्फ एक बहू, पत्नी या मां नहीं थी। वह सुधा थी, एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी अनकही शिकायत को रंगों की आवाज दे दी थी। जैसे ही वे सब घर लौटे, सुधा ने रसोई में कदम रखा। पर आज रसोई उसे जेल नहीं लग रही थी। आज उसने खिड़की खोली तो उसे सचमुच बाहर वही नीला आसमान दिखा जो उसने अपनी पेंटिंग में बनाया था। रात को डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने सिर्फ एक लकीर नहीं खींची, बल्कि अपना पूरा दस्तखत किया, कलाकार सुधा। क्या आपको लगता है कि एक औरत को शादी के बाद अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए या परिवार की शांति के लिए उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है? दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।